एक समय की बात है, भोला अपने परिवार के साथ हीरानगर गांव में रहा करता था। भोला का एक भाई भी था, सोहन। सोहन और भोला की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सोहन एक आलीशान घर में रहता था, तो वहीं भोला का घर बिल्कुल छोटा सा ही था। जहां सोहन के पास हर सुख सुविधा, नौकर चाकर थे, तो वहीं भोला बस गुजारे लायक ही कमा पाता था और जैसे तैसे उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन भोला कभी अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से दुखी नहीं होता था। भोला और उसकी पत्नी उसी स्थिति में सुख से अपना जीवन जी रहे थे। दरअसल भोला और सोहन की आर्थिक स्थिति में इतना अंतर सिर्फ इसलिए था क्योंकि सोहन ने अपने पिताजी के मृत्यु के समय उनसे गलत कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। जब भोला को पता चला था कि उसके पिताजी ने बस उसे एक छोटा सा मकान और एक दुकान ही दी है, तो उसे बहुत हैरानी हुई थी। जरूर इसमें पिताजी ने मेरी कोई भलाई ही देखी होगी। भोला के हिस्से में कोई खेती भी नहीं आई थी, बस एक पुरानी दुकान उसे जरूर दे दी गई थी। भोला ने उसी दुकान में चाय बनाकर बेचना शुरू कर दिया था और उसी दुकान की कमाई से भोला और उसका परिवार खुशी खुशी रहा करते थे। इस बात को अब कई साल बीत चुके थे। अरे क्या बात है सोहन, तुम इतने गुस्से में क्यों रहा करते हो? क्या बताऊं यार, मुझे समझ नहीं आता कि ये भोला इतना खुश कैसे रहता है। मैंने इसकी हर चीज हड़प ली, लेकिन ये उस चाय की दुकान में भी खुश है। इसकी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं। अरे यार, तू क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ा है? वो खुश है तो अच्छी बात है ना, कम से कम तेरी जमीन जायदाद से तो दूर है। पड़े रहने दे उसी वहीं चाय की दुकान में। नहीं यार, मैंने भी बचपन में कसम खाई थी कि मैं इस भोला को कभी सुखी नहीं रहने दूंगा। अरे ऐसा भी क्या कर दिया उस बेचारे ने? पिताजी बचपन से ही उस भोला को मुझसे ज्यादा प्यार किया करते थे, हमेशा उसी की तारीफ किया करते थे। तभी से मैं भोला से नफरत करता हूँ। अब मेरी नफरत की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन मैं भोला को बर्बाद कर दूंगा। अपनी इसी मंशा के चलते सोहन एक योजना बनाता है। सोहन अपने दोस्त के साथ भोला की दुकान पर जाता है और कहता है, कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ सोहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ भाई? भैया, मुझसे आपकी ये स्थिति देखी नहीं जाती। मेरे पास दुनिया भर की सुख सुविधा है और आप और आपका परिवार इतनी दुख की जिंदगी काट रहे हो। यही सोच सोच कर मुझे रात को नींद भी नहीं आती है भैया। अरे सोहन, ये तो अपनी अपनी किस्मत है भाई। मुझे अपनी आर्थिक स्थिति का कोई दुख नहीं है। मैं और मेरा परिवार इतने में ही बहुत खुश हैं। पता नहीं पिताजी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ, लेकिन मैं तो आपका भाई हूँ ना। अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा। इनसे मिलो भैया, ये मेरा दोस्त है, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जिस जगह पर आपका मकान है ना, वहाँ से हाईवे निकलने वाला है और सरकार आपसे वो जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर ले लेगी। तो मेरे दोस्त आपका मकान बहुत ही अच्छे दाम पर बिकवा देंगे। अरे नहीं सोहन, मुझे अभी अपना मकान नहीं बेचना है भाई। आप मेरी बात को समझो। मकान बेचकर मिले हुए पैसों से आप एक अच्छा सा काम शुरू कर सकते हो, बड़ी सी दुकान खोल सकते हो और आपका परिवार भी हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। क्यों अपनी जिद में आकर अपने परिवार को दुखी रखोगे भैया? अपने परिवार के बारे में सोचकर भोला सोहन की बातों में आ जाता है और प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगा देता है। असल में वो कागज झूठे थे। अब सोहन ने भोला का मकान भी अपने नाम कर लिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय जब भोला घर पर पूजा कर रहा होता है, कुछ गुंडे भोला के घर पर आ जाते हैं। चलो जल्दी ये घर खाली करके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकाल देंगे। भोला और उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों अपना मकान खाली करूँगा? ये मेरा घर है, समझे तुम? निकल जाओ मेरे घर से। अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा। वो गुंडे भोला को प्रॉपर्टी के कागज दिखाकर सारी बातें बता देते हैं। नहीं, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, तुम बच्चों के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। तभी वहाँ सोहन भी आ जाता है। अरे सोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। देखो ना ये गुंडे क्या कह रहे हैं। ए सुनो तुम लोग, देखा मेरा भाई आ गया है, अब निकलो तुम लोग यहाँ से। अरे रुको तो भैया, आप तो बोले ही जा रहे हो निकलेंगे ये नहीं, निकलोगे आप। ऐसा सोहन भोला को प्रॉपर्टी के कागज दिखाकर कहता है। ये तुमने सही नहीं किया सोहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चों के बारे में तो सोच लेते। अब मैं इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? ये तुमने सही नहीं किया सोहन, सही नहीं किया।
ऐसा कहकर भोला रोने लगता है। अरे ये नाटक कहीं और जाकर करो, चलो निकलो अब यहाँ से। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने परिवार को लेकर। ऐसा कहते हुए भोला रोता ही जा रहा था। सुनिए जी, संभालिए अपने आप को, चलिए यहाँ से। अगर मैंने भगवान को पूजा है तो वो आज हमें कहीं भटकने नहीं देंगे। भगवान ने हमारे लिए कुछ सोचा ही होगा। चलिए उठिए, चलिए यहाँ से। भोला रोते रोते अपने परिवार के साथ ठंड में वहाँ से चल पड़ता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सुनिए, चलिए हम अपनी दुकान में ही चलते हैं, कम से कम हमारे बच्चे तो ठंड से बच जाएंगे। भोला अपने परिवार को लेकर दुकान में पहुँच जाता है। आज रात हम दुकान में ही रुक जाते हैं, कम से कम हमारे बच्चे तो ठंड से बच जाएंगे। जब भोला और उसका परिवार दुकान में सो रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई है। भोला और उसकी पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी खड़े होते हैं। बेटा, बहुत ठंड है, हम सफर कर रहे हैं, क्या तुम आज रात हमें अपनी दुकान में शरण दे सकते हो? लेकिन लगता है तुम्हारी दुकान तो बहुत छोटी है, माफ करना बेटा। अच्छा, हम चलते हैं। अरे नहीं बाबा, इस उम्र में इतनी ठंड में कहाँ जाओगे आप दोनों? आप दोनों आराम से अंदर सो जाइए, मैं और मेरी पत्नी बाहर सो जाएंगे। बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा को सुलाकर भोला और उसकी पत्नी दुकान के बाहर ही बैठ जाते हैं। जब सुबह भोला और सुमित्रा की आंख खुलती है तो वो दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान बहुत सारे धन से भरी हुई थी और वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी वहाँ से गायब थे। भोला और सुमित्रा यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। तुम हमारी परीक्षा में पास हुए भोला। तुम दोनों पति पत्नी ने इतनी मुसीबत में भी दूसरों को शरण दी। आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हुए। भोला और सुमित्रा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब उस धन की मदद से भोला एक बहुत बड़ा मकान खरीद लेता है और एक बहुत ही बढ़िया ढाबा भी खोल लेता है। भोला के तो अब दिन ही बदल चुके थे। जब ये बात सोहन को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। गुस्से में अंधा होकर वो भोला को जान से मारने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ता है। तभी रास्ते में तेजी से आता हुआ एक बैल उसे मार देता है और सोहन की वहीं मृत्यु हो जाती है। तभी कहा गया है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। सोहन की नफरत की आग ने आज उसे ही जलाकर खाक कर दिया था। रायपुर नाम के शहर की बात है। रोहन अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहन एक आलसी स्वभाव का लड़का था। उसके इस लापरवाही वाले व्यवहार के कारण उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक दिन की बात है। अरे ओ रोहन, नालायक कहीं का, सूरज सिर पर चढ़ गया है और अभी तक तू सोकर नहीं उठ पाया है। उठ जल्दी। क्या करें जी इस लड़के का, मुझे तो पूरी पूरी रात इसके भविष्य के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आती है। क्या भविष्य होगा इसका? खुद भी धक्के खाएगा और हमें भी खिलाएगा। अब तो यही दिन देखने बाकी रह गए हैं बुढ़ापे में। रोहन बिस्तर पर बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा होता है। आप देखना पिताजी, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगा। नाम तो मेरा रोशन हो ही रहा है बेटा। जब लोग मुझे मेरे नकारा जवान बेटे का ताना देते हैं ना, तो उससे मेरा नाम ही तो रोशन होता है। क्या पिताजी, आप तो मुझे सारा दिन ताने ही देते रहते हो। माँ, आज क्या बनाया है खाने में? बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो लगी ही होगी ना, इतनी मेहनत जो करी है सारी रात सो सो कर। रोहन के पिता गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ओ लाड साहब, अगर तुम्हारे पास समय हो तो आज जाकर चक्की से आटा ले आना। मुझे आज कुछ काम है, आज मैं आटा लेने नहीं जा पाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, रोहन ले आएगा। रोहन अपनी माँ से पैसे लेकर आटा लेने चक्की की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में रोहन को अपना दोस्त मुकेश मिलता है। और भाई रोहन, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। भाई मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मेला लगा है। चलो तुम भी चलो मेरे साथ, दोनों दोस्त मिलकर खूब मजे करेंगे। लेकिन यार, मैं तो चक्की पर से आटा लेने जा रहा हूँ। अरे चल ना यार, आटा कल ले आना। हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो, कल कौन सा चक्की बंद हो जाएगी। चलो आज मैं मेला ही देख आता हूँ। वैसे भी जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही होती है, काम तो मैं कल भी कर सकता हूँ। दोनों दोस्त मेला देखने जाने लगते हैं। मेले में घूमते घूमते रोहन को एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करवा सकते हो? अरे आइए बाबा, मैं आपको भोजन करवा देता हूँ।
भोजन करने के बाद बाबा रोहन से कहते हैं, बोलो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? बाबा, आप तो मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं धन भी कमा सकूं। बाबा यह सुनकर हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर बाबा रोहन को एक जादुई जैकेट देते हैं और कहते हैं, यह लो बेटा, इसे पहनकर तुम जब भी एक कूद लगाओगे तो इस जैकेट में से सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन जब भी तुम कूदोगे तो तुम्हारा कद थोड़ा छोटा होता जाएगा, लेकिन अगली सुबह तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ध्यान रखना कि एक दिन में तुम एक ही बार ये जैकेट पहनो। बाबा से जैकेट लेकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। रास्ते में वापस जाते वक्त रोहन अपने दोस्त को जैकेट वाली सारी बातें बता देता है। रोहन की बातें सुनकर मुकेश बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। जब रोहन घर पहुंचता है, कहाँ मर गया था इतनी देर के लिए? और जो मैंने आटा लाने को कहा था, कहाँ है वो आटा? पिताजी, मैं वो मेला घूमने चला गया था। इतना सुनते ही रोहन के पिताजी अपना माथा पीट लेते हैं। हे भगवान, क्या होगा हमारा? क्या ही पाप किए थे मैंने जो ऐसी औलाद मुझे मिली। अरे सुनो तो पिताजी, ये तो देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा जैकेट दिखाते हुए रोहन अपने पिताजी से कहता है, बेटा, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, कुछ तो शर्म करो। क्या तुम्हें अपने पिताजी पर बिल्कुल दया नहीं आती फिजूल खर्चा करते वक्त? अरे रुको तो माँ। तभी रोहन वो जैकेट पहनकर एक कूद लगाता है। कूद लगाते ही रोहन की जैकेट में से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिरते हैं। यह सब कुछ देखकर रोहन के माता पिता को बहुत आश्चर्य होता है। ये लो पिताजी, धन कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन रोहन बेटा, तुम्हारा कद इतना छोटा कैसे हो गया? अरे माँ, उसकी चिंता मत करो, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन रोहन का कद पहले जैसा हो जाता है। रोहन उन सिक्कों को बेचकर घर का खूब सारा राशन ले आता है। अब तो रोज रोहन ऐसे ही जैकेट पहनकर कूद लगाता और सोने के सिक्के ले लेता। कुछ ही दिनों में रोहन के परिवार की सारी गरीबी मिट जाती है। एक दिन मुकेश रोहन के पास आता है। यार, कुछ दिनों के लिए मुझे भी अपनी जैकेट दे दे। तेरे पास तो अब बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका है, अब मैं भी अपनी गरीबी मिटाना चाहता हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले तू ये जैकेट ले जा। रोहन जैकेट की सारी बातें मुकेश को बता देता है। लेकिन ध्यान रखना मुकेश, इसको पहनकर एक दिन में एक ही बार कूद लगाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। मुकेश घर जाकर जैकेट को पहनकर कूद लगाता है तो जैकेट में से कुछ सोने के सिक्के गिरते हैं। सिक्कों को देखकर मुकेश सोचता है, अरे बस इतने से सिक्के, चलो एक बार और कूद लगाता हूँ। इसी तरह लालच में आकर मुकेश बहुत बार कूदता है, जिससे जैकेट में से बहुत सारे पैसे गिरते हैं। लेकिन मुकेश का कद अब बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। मुकेश की माँ भागी भागी रोहन के घर जाती है। अरे रोहन, तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को? मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। मुकेश की माँ बहुत जोर से रो रही होती है। रोहन मुकेश के घर आ जाता है। मुकेश का हाल देखकर रोहन सब कुछ समझ जाता है और साधु बाबा का ध्यान करके कहता है, हे साधु बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। मैं अपनी तपस्या कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारे दोस्त का ये हाल इसके लालच के कारण ही हुआ है रोहन। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे ठीक कर दूं, तो ये जैकेट मुझे वापस लेनी पड़ेगी। आज के बाद तुम कभी भी इसकी मदद से धन नहीं ले पाओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए साधु बाबा, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दो। तब साधु बाबा अपनी शक्तियों से मुकेश को ठीक कर देते हैं। मुझे माफ कर दो रोहन, मेरे लालच की वजह से अब तुम्हारी जैकेट भी चली गई। कोई बात नहीं दोस्त, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत करके कमाए हुए धन से ही सुखी रहा जा सकता है। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी समझ आ गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रोहन, भगवान तुम्हें अवश्य ही सफल करेंगे। इतना कहकर साधु बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और जैकेट से मिले धन की मदद से दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार शुरू करते हैं। खूब सारी मेहनत करके अपना कारोबार चलाने लगते हैं और अपनी मेहनत से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।